व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ना। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। आज आप पढ़ेंगे कि प्रतिरोध को समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। बच्चों, ये फिजिक्स का चैप्टर 5 है, विद्युत चालक। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी और ख़ास तौर पे श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ना, तो ये आपको कम समझ आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर देख लीजिएगा। और एक बच्चे ने हमें कमेंट किया था कि उसे पीडीएफ चाहिए। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, उन्हें वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाएंगी। और जो लिंक है इंस्टाग्राम का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि इसे हमें प्रतिरोध को समांतर क्रम में कैसे जोड़ना है। तो इससे पहले वीडियो मैंने आपसे पहले ही बोला है कि अगर आपने उसे देखा है तो ये आपको ज़्यादा समझ आएगा। चलिए, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाती हूँ और ट्राई करूँगी कि आपको पूरे अच्छे से समझ आए। बच्चों, पहले हमने बताया था कि डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको याद रखना है इसकी नेमिंग। क्या याद रखनी है बच्चों? कि जो डायग्राम है इसकी नेमिंग हमें कैसे लिखनी है। तो पहले आपको इसकी नेमिंग लिखनी है। बच्चों, आज मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। आप कॉपी पेन लीजिए और उसमें नोट करिए ताकि आपको याद रहे, आप भूलें नहीं उसे। ठीक है, मैंने जब श्रेणी क्रम में पढ़ाया था तो मैंने लिखा था। अब जब समांतर क्रम है तो आप खुद पेन कॉपी उठाइए और लिखिए। कैसे लिखेंगे आप इसे? बोला मैंने कि जो डायग्राम है बस इसके बारे में लिखना है आपको। तो कैसे लिखेंगे? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध, मतलब जब दो, हमें प्रतिरोध यहाँ पे कितने दिए हुए हैं? 1 2 3। कितने दिए हुए हैं बच्चों? 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जोड़ते हैं, यानी दो से अधिक प्रतिरोध को हम इस प्रकार जोड़ें कि इनका एक सिरा पहले बिंदु, मतलब जो इनका ये वाला सिरा है वो पहले बिंदु और तथा दूसरा सिरा ये वाला जुड़ा हो तीसरे बिंदु से। समझ आया बच्चों? फिर से, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जोड़ते हैं कि इनका एक सिरा पहले बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। मतलब दूसरे बिंदु से, मतलब ये वाला सिरा इससे जुड़ा हो और ये वाला सिरा इससे, मतलब जब ये तीनों प्रतिरोध एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो यह संयोजन क्रम कहलाता है। तो आपको लिखना कैसे है? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जोड़ते हैं कि इनका एक सिरा पहले बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो तो यह संयोजन क्रम कहलाता है। संयोजन क्रम कब कहलाता है? कि जब तीनों प्रतिरोध एक दूसरे बिंदु से जुड़े हुए होते हैं तो वह हमारा समांतर क्रम कहलाता है। इसके बाद लिखेंगे ए व बी, यानी ये है जो ए व बी के बीच प्रतिरोध R1 R2 R3 है। ए और बी के बीच प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? R1 R2 R3 है, जिसमें I एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये जो हमारे प्रतिरोध दिए हुए हैं इसमें I एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है और इस धारा बिंदु ए पर 3 भागों में बट जाती है। मतलब ये धारा यहाँ से चलती है और यहाँ से 3 भागों में ये बट जाती है। हाँ, बटी हुई है ना बच्चों, R1 R2 R3, ये 3 भागों में बट जाती है। मानव प्रतिरोध R1 R2 R3 में प्रवाहित होने वाली धारा, मतलब जो ये प्रतिरोध है इसमें ये जो धारा प्रवाहित हो रही है ये I1 I2 I3 है। बच्चों, क्या है ये? I1 I2 I3। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे संधि के नियम से। बच्चों, आपने जब श्रेणी क्रम में जोड़ा था तो आपने ओम के नियम से लिखा था। अब आप लिखेंगे संधि के नियम से। कैसे? संधि के नियमानुसार।
तो बच्चों यहाँ से हमें मिलेगा यहाँ से हम बच्चों लिख सकते हैं ना I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि जो इसमें हमने आपको बताया कि जो प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी है, I1 I2 I3, I1 I2 I3, है ना। इसके बाद देखेंगे यदि A व बीच विभवांतर V हो तो इसके प्रत्येक सिरे पर विभवांतर V होगा। मतलब A और B के बीच में अगर विभवांतर V है तो B और यहाँ पे हम मान लिया D, यहाँ मान लिया C। A और D के बीच विभवांतर V होगा और D और C के भी बीच विभवांतर V होगा और A और C के बीच विभवांतर V होगा। बस वही कहा गया कि अगर यदि A और B के बीच विभवांतर V है तो इनके प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा बच्चों, V होगा। इनके प्रत्येक सिरे के बीच विभवांतर V होगा। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिलेगा I1 इक्वल टू V अपॉन R1। क्या मिलेगा बच्चों, I1 इक्वल टू V अपॉन R1। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आपकी ये पूरी सॉल्व कि कैसे इसको समांतर क्रम में जोड़ना है। जैसे मैंने बताया था श्रेणी क्रम में, तो बच्चों श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या फॉर्मूला होता था, V इक्वल टू IR। ये श्रेणी क्रम का था और ये समांतर क्रम का है। बस आपको यही तो याद रखना है दो चीज़ों को, है ना। इसी से तो हम पूरा सॉल्व करते हैं। चलिए समझते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये हमें मिल गया तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि मान लिया हमने I1 इक्वल टू V अपॉन R1, क्योंकि जब हमने उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ था तो हमें विभवांतर दिया हुआ था V1 V2 V3, लेकिन जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमें धारा दी होती है I1 I2 I3। बच्चों एक ट्रिक होती है याद करने की कि जब हम इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमें प्रतिरोध के साथ साथ धारा दी होती है कि हमारी जो प्रतिरोध है वो I1 I2 I3 है और इसमें धारा दिया हुआ है। लेकिन जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं बच्चों तो उसमें हमें विभवांतर और प्रतिरोध दिया हुआ रहता है लेकिन धारा नहीं दी हुई रहती है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। बस इसी से हम इन दोनों को समझ सकते हैं कि हाँ इनमें डिफरेंस क्या है और बहुत ईजिली इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए समझते हैं। अब ये हमने लिख लिया I1 इक्वल टू V अपॉन R1, क्योंकि हमें यहाँ पे विभवांतर नहीं दिया है, सिर्फ V दिया हुआ है, एक विभवांतर। तो एक हमें ये मिल गया। अब हम लिख सकते हैं I2 इक्वल टू V अपॉन R2 और लिख सकते हैं I3 इक्वल टू V अपॉन R3। क्या इसे हम लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपने लिख लिया। इसके बाद आपको करना है कि जो हमारी I1 I2 I3 है इसका मान समीकरण 1 में रख देना है। बच्चों ये हमारा समीकरण 1 है। तो जो हमारा ये धारा का मान आया, धारा का मान कितना आया है, V अपॉन R1 V अपॉन R2 V अपॉन R3। ये जो हमारी आई हुई है वैल्यू, इनको हमें इस इक्वेशन में रख देना I इक्वल टू V अपॉन R1 ऐसे करके। तो कैसे रखेंगे बच्चों, I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। आई होप आपको समझ आया ना कि बच्चों ये हमने कैसे लिखा। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थे उसमें हमने धारा का मान रख दिया है बस, तो हमें यहाँ पे ये मिल गया। अब हम क्या इसे लिख सकते हैं, I। देखिए अब इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे आपको क्या कुछ कॉमन मिल रहा है। देखिए बच्चों इसमें क्या आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ कॉमन मिल रहा है हमें V यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से लिख लेंगे V 1 अपॉन R1। हमने V कॉमन ले लिया तो ये 1 अपॉन में आ गया, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन
R3 ये हमने कॉमन ले लिया बच्चों, तो ये हमें यहाँ से मिल गया। इसके बाद आप ओम का नियम लगा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे ओम का नियम लगा सकते हैं। और हमने जब श्रेणी क्रम में जोड़ा था तब भी आपने ओम का नियम लगाया हुआ था। और बच्चों ओम का नियम क्या होता है जो आप अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं, I=V/R, यही तो है ओम का नियम। ये ओम का ही तो नियम है। बस यहाँ पे सिर्फ आपने इन चीज़ों को अलग अलग करके प्रूव किया है। बस आपको यहाँ पे अब लिख देना है कि ओम के नियम से। तो ओम का नियम आपका क्या होता है बच्चों, I=VR, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें बस वैल्यू रखनी है। यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है, I, तो I की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, VR। I की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, VR। तो कैसे लिखेंगे, V/R =V, ये वाला V, और 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। क्या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, हाँ। तो यहाँ से आपके V से V कैंसिल हो जाएगा और बच्चों क्या आ जाएगा, R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। बस हमें यही तो प्रूफ करना था। जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं बच्चों तो ये अपॉन में आता है, और जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो ये अपॉन में नहीं आता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।